नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ का इवनिंग शो द इवनिंग एडिशन। रोज़ कई सारी खबरों पर, कई सारी चर्चाओं पर हम बात करते हैं। आज बात करेंगे एम्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत पर एक बड़ा बात जो है उन्होंने कर दी है। और इतने दिनों से, या यूं कहूँ कि 3 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं, जो टीवी डिबेट्स में आप चर्चा देख रहे थे, उस पर आपको ये शक ना होने लग जाए खुद पर कि क्या मैंने ये 3 महीने जो शोज़ देखे, जो टीवी डिबेट्स देखी, क्या वो समय मैंने गवा तो नहीं दिया। वही समय मैं कहीं बुक्स में, कोई और जगह, कोई अच्छे से शोज़ देखकर बिता सकता था, या इससे अच्छा होता कि मैं अपने बच्चों के साथ, या बच्चे या अपने माता पिता के साथ, या दोस्तों के साथ खेल कर अच्छा समय बिता सकते थे। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े बड़ी चीज़ पर हम बात करेंगे। इसके अलावा एक और बात हमें करनी है कोविड से जुड़ी, पर उससे पहले एक वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। साथ ही साथ वो भी काम शुरू किया गया, उसका प्रक्रिया शुरू की गई है कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का टैंक यहाँ पर लगाया जाए। तो वो भी हमारी उम्मीद है कि 31 अक्टूबर तक वो लग जाएगा, तो ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये वीडियो फाइनेंशियल कमिश्नर अतुल डुल्लू साहब की है, जिन्होंने आज जीएमसी जम्मू का दौरा किया, जहां पर उन्होंने ये आश्वासन दिया मीडिया से बात कर कि जल्द ही ऑक्सीजन जो टैंक्स जो लगने हैं जीएमसी में, जिसकी क्योंकि थोड़े दिन पहले जीएमसी में ऑक्सीजन की कमी पाई गई, प्लांट सफिशिएंट नहीं था, जिसके बाद एक ह्यू एंड क्राई हुआ। और उसके बाद अब एक फैसला लिया गया था, जो रिपोर्ट आई थी कि ऑक्सीजन टैंक्स इंस्टॉल किए जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट इतनी जल्दी नहीं बन सकता। अतुल डुल्लू साहब ने कहा है कि 31 अक्टूबर तक वो पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं और जल्दी हो, क्योंकि अभी आने वाले समय में प्रेशर जो है, जो लोड है जीएमसी पर, वो लगातार बढ़ना है। और जो बात हम लगातार कर रहे हैं पेरीफेरी को स्ट्रॉन्ग करने की, उस पर ज़्यादा काम किया जाए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और जितने भी हमारे जीएमसीज हैं जम्मू संभाग में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के अलावा कठुआ मेडिकल कॉलेज, डोडा मेडिकल कॉलेज और रजौरी मेडिकल कॉलेज भी हैं। पूरी तरह से फंक्शनल नहीं है, पर इतना स्टाफ वहाँ पर मौजूद है कि अच्छे से हर व्यक्ति की ट्रीटमेंट कर सकता है। अगर आप उस इलाके के पास में कहीं रहते हैं तो कृपया कोशिश कीजिए कि वहीं आसपास में ही अपनी ट्रीटमेंट करवा लीजिए। जीएमसी आना भी अपने आप में सफ़र तो लगता ही है, ऊपर से कोविड का खतरा, ऊपर से जीएमसी पर प्रेशर, कहीं ना आपको नाराज़गी ना हो जाए यहाँ पर आकर। इसके अलावा एक और वीडियो, ये तो प्रशासन से जुड़ी थी, बट आप बात करेंगे आम जनता की। उस वीडियो पर बात करने से पहले वो वीडियो आप देखिए। सबको लगता है शायद कोरोना ख़त्म हो चुका है, सबको लगता है शायद जो बड़ी बड़ी बातें अमेरिका से लेकर हमारे देश में चल रही हैं, जम्मू कश्मीर में, जम्मू में चल रही हैं, फाइनेंशियल कमिश्नर साहब कह रहे हैं, या फिर बड़े बड़े डॉक्टर्स कह रहे हैं, वो सब झूठ है। हमें मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। मास्क नहीं पहनेंगे तभी बचेंगे कोरोना से, नहीं तो मास्क पहनकर और हम अपने अंदर डर क्यों पैदा करें। इस धारणा को तोड़ दीजिए कृपया कर मैं हाथ जोड़ता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप, उनकी बीवी, उससे पहले कई सारे बड़े बड़े नेताओं को हो चुका है, कई सारे बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनको हो चुका है, कई व्यक्तियों की जान तक ले चुका है ये कोरोना। हमारे जम्मू में हालात देखिए, कई सारी मौतें हो चुकी हैं। तो कृपया कर एकमात्र वैक्सीन इसकी यही है कि आप प्रिकॉशंस लीजिए, मास्क पहन कर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल कीजिए। चाहे आप सब्जी खरीदने जाएं, चाहे एरोप्लेन, हर चीज़ को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स और आपको मास्क पहनना अनिवार्य है। ये सिर्फ बात ये नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी आकर आपका चालान करेगा तभी आप उनकी बातें मानेंगे। उससे पहले मान लीजिए, ताकि आपकी जान बच सके। हेलमेट पहनने से भी ज़्यादा ज़रूरी इस समय मास्क पहनना हो चुका है। आप अगर गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनते हैं तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी समझिए कि अगर आप पैदल हैं या किसी भी व्हीकल पर हैं, किसी भी तरह किसी से मिलते हैं, बाहर जाते हैं, तो मास्क ज़रूर अपने साथ रखिए पहन करने के लिए। उम्मीद करते हैं इस बातों का कहीं ना कहीं असर होगा। अब अगली खबर पर चलते हैं। सबसे पहले कोरोना का लेटेस्ट अपडेट आपको दे दूं। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में कई दिनों बाद 1000 से कम आंकड़े पॉजिटिव पाए गए हैं। 975 पॉजिटिव
पॉजिटिव केसेस जम्मू एंड कश्मीर में रिपोर्ट किए गए। जम्मू संभाग में 591, कश्मीर में 384। वहीं रिकवरी का आंकड़ा 1399 है। पिछले 24 घंटे में जम्मू में 848 और 551 लोग कश्मीर संभाग से ठीक होकर अपने घर भेजे जा चुके हैं। टोटल कोविड के सैंपल्स की बात करें तो 16,85,809 कोविड के सैंपल्स अभी तक लिए जा चुके हैं, जिनमें से 78,228 लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव आए हैं अभी तक। उनमें से सिर्फ 15,646 लोग ही एक्टिव बचे हैं। इसके अलावा 78.43% लोग यानी कि 61,351 लोग रिकवर हो चुके हैं। मौतों का आंकड़ा 1231 का है। इसके बाद चले जम्मू कश्मीर से एक और जुड़ी बड़ी खबर जो आई, बैक टू विलेज 3 जो चरण चल रहा है उसका दूसरा दिन आज था और कई सारे जगहों पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं उन्होंने खुद विजिट किया। एडवाइज़र से लेकर चीफ सेक्रेटरी और इसके अलावा फाइनेंशियल कमिश्नर, सेक्रेटरीज, IAS, KS, KPS, IPS सब लोग इस समय बैक टू विलेज को प्रमोट करने के लिए और बैक टू विलेज का अच्छा कार्यक्रम जाए, लोगों को इससे फ़ायदा हो, इस पर लगे हुए हैं। और जिसका नतीजा हम देख सकते हैं कि आज अगर ट्विटर की DIPR की वॉल खोलें तो उस पर सिर्फ बैक टू विलेज की ही चर्चा हो रही है। और मनोज सिन्हा साहब बार बार हर अधिकारी से कह रहे हैं कि कृपया कर आप जब भी लोगों के सामने जाइए तो उनको आश्वस्त कीजिए कि जो काम आप उनके द्वारा सजेस्ट किए हुए लेकर जा रहे हैं उसे पूरा कर आएंगे और एक टाइम लिमिट सेट कीजिए उनके साथ कि हमें काम जल्द से जल्द करना है। कई सारे लोग खुश नज़र आए, पर उम्मीद करते हैं कि कोविड के प्रिकॉशंस भी साथ साथ लिए जा रहे होंगे। वहीं इसके अलावा बात करें एक और बड़ी खबर जो जम्मू से आई कि आज जम्मू का जो रोपवे प्रोजेक्ट, गंडोला प्रोजेक्ट, जो काफ़ी देर से उसका इंतज़ार किया जा रहा था, जुलाई में उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू साहब ने उसे इनॉग्रेट भी किया था। अब फाइनली जाकर आज कमर्शियल तौर पर उसकी इनॉग्रेशन हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। 100 रुपया पहले 2 हफ्ते के लिए रखा गया है, उसके बाद इसको बढ़ाकर 300 रुपया कर लिया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए बाहू फोर्ट से महामाया टेम्पल तक ये चलेगा और क्योंकि कोविड का दौर है, पेंडेमिक का दौर है, उसको देखते हुए 50% कैपेसिटी पर यह चलाया जाएगा, जिसमें 6 लोग बैठते हैं, अभी 3 लोग बैठेंगे। इसके अलावा 8 जो चैम्बर्स हैं वो चलते हैं, अभी सिर्फ 6 चलेंगे, 6 ही ट्रॉलीज चलेंगी। इसके बाद इस कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा जैसे हालात धीरे धीरे कर ठीक होंगे। वहाँ जाने के लिए भी ये हिदायत है कि मास्क पहनना और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना ये अनिवार्य होगा। इन चीज़ों का आपको खुद ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आपको बता दूं, एक बड़ी खबर पर हम चर्चा करें जो जम्मू से जुड़ी है, जो जम्मू के सतवारी में आज एक बड़ी खबर हुई। उससे पहले आपको बता दूं कि ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एक डॉक्टर सुधीर गुप्ता की एक रिपोर्ट आई है, यानी कि एम्स की वो रिपोर्ट जिसने पिछले 3 महीने से लंबी चल रही एक डिबेट को अंत देने की कोशिश की, एक सही दिशा, एक सही रास्ता देने की कोशिश की। एम्स की इस रिपोर्ट में जो मैं आपको पहले बात कर रहा था सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी है और ये वो रिपोर्ट है जिसका इंतज़ार हर कोई कर रहा था। ये वो रिपोर्ट है जिसका इंतज़ार हमें सोशल मीडिया में या फिर हमारे टीवी चैनल्स में रोज़ करवाने के लिए कहा जाता था और कहा जाता था कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, वही देश की लड़ाई है, वही दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई है और इसके बाद और इससे पहले कभी ना लड़ाई लड़ी गई है और ना ही आगे लड़ी जाएगी। वो लड़ाई थी सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की, क्योंकि कथित तौर पर, कथित तरीके से उनका मर्डर हुआ और सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती के साथ जो है कई सारे मामलों में रिया चक्रवर्ती को फंसाया गया, उनके परिजनों को फंसाया गया, वो केस अलग चल रहे हैं। इसके अलावा ड्रग्स के एंगल्स कई सारे निकले, वो केस अलग चल रहे हैं। CBI SSR के केस के जांच कर रही थी, करीबन 57 दिन 57 डेज हो चुके हैं एग्जैक्टली, और अभी तक CBI ने कोई भी पुख्ता रिपोर्ट हमारे सामने नहीं रखी है। जिस चैनल ने उस पर क्रेडिट लिया कि मैंने CBI की रिपोर्ट तक, CBI जांच जो है करवाने तक पूरा एक बड़ी मुहिम लड़ी, उस चैनल में भी आज खासी जो ये कवरेज है वो देखी नहीं गई। और मैं बार बार कह रहा था कि आपको कहीं ये शक ना हो कि वो लोग जो समय हमने इतना बिताया उन टीवी चैनल्स को देकर, उन डिबेट्स को देकर, क्या वो व्यर्थ नहीं गया। तो उसमें आज आपको शंका इसलिए होगी क्योंकि एम्स के जो डॉक्टर्स हैं, जो टीम है, उनकी रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के जो चार्जेस थे उन्होंने खारिज किए। उन्होंने कहा कि ये सुसाइड है, मर्डर नहीं है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ये कहा कि जो क्लेम्स लगातार किए जा रहे थे उनके मर्डर के, वो नहीं है और उनकी डेथ हैंगिंग यानी लटकने से हुई है।
इसके अलावा आपको बता दूं कि कई सारे सबूत इसमें देखे गए, जिसमें कि जो पोस्टमार्टम हुआ था सुशांत सिंह राजपूत का सबसे पहले वो, इसके अलावा विस्केरा एक चीज़ होती है जिसमें कि कुछ पार्ट्स, कुछ आंतड़ियाँ, कुछ फ्लूइड जैसे जिसमें कि ब्लड भी होता है, जिसमें पेशाब होता है कुछ, उसके अलावा बाकी सब कई सारे व्यक्ति की किडनी और लीवर से जुड़े कुछ चीज़ें होती हैं, उसको जो स्टोर करके रखा गया था स्पेशल टेक्निक से फोरेंसिक में, उनकी सारी रिपोर्ट्स की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला है कि उनकी सुसाइड हुआ था, उनका मर्डर नहीं हुआ था। इससे पहले कुछ दिन पहले भी खबर आई थी कि उनका जो बॉडी पार्ट्स रखे गए हैं उनमें जो फोरेंसिक रिपोर्ट है या फिर एम्स की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक जहर नहीं पाया गया था, जिसके बाद आज ये बात पुख्ता हो चुकी है। अब ये आगे कैसे चलेगा मामला, इस पर कई सारे लोग सवाल ज़रूर पूछेंगे और सवाल पूछना भी चाहिए, क्योंकि इतना लंबा समय जो लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी डिबेट्स देकर गुजारा है, क्या उनका समय सही था और क्या उनकी जो मांग थी कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए, क्या उनको अब न्याय मिला है? ये लोग उनको अपने आप से भी और उन मीडिया चैनल से भी सवाल पूछना चाहिए जो कि लगातार ये क्लेम कर रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर हुआ है उन्हें हम इंसाफ दिलाएंगे और उनकी आत्मा को हम शांति दिलाएंगे। अब वो लोग चैनल्स अपनी टीवी डिबेट्स से और अपने चैनल से पूरा खबर ही दिखाने के लिए मना कर रहे हैं। सितंबर 29 को ये रिपोर्ट सीबीआई को दे दी गई है। अब रिपोर्ट देने के बाद सीबीआई पर यह डिपेंड करता है कि क्या सीबीआई इसको सुसाइड के एंगल से या मर्डर के एंगल से आगे देखेगी, क्योंकि अगर सुसाइड के एंगल से देखेगी तो कई सारी चीज़ें बदल भी सकती हैं और ये पॉसिबिलिटी अभी भी है, जो कि मीडिया चैनल, जो कि बड़े बड़े एंकर्स कह रहे थे कि सेक्शन 302 लगाई जाए उन पर, क्या वो सेक्शन लग सकती है या नहीं, ये भी अब सीबीआई आगे देखेगी। और 57 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद अभी तक क्योंकि कोई भी रिपोर्ट सीबीआई के सामने नहीं आई है, लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कब आएगी वो रिपोर्ट। क्या आरुषि मर्डर केस की तरह लंबा चलेगी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन, जो कि हमारे देश में एक धारणा भी थी एक समय पर और अभी भी है कि सीबीआई को रिपोर्ट दे दीजिए और उसके बाद भूल जाइए कि वो कभी आपका जो रिपोर्ट है वो जल्दी देंगे। तो कृपया कर रिपोर्ट जल्दी दे दीजिए, क्योंकि आम जनता जो है वो इस मसले से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी है, क्योंकि उनका स्टार, उनका प्रिय, उनका व्यक्ति जो परिवार का वो समझते थे वो चला गया है और उस पर उसको न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। अगर वो सुसाइड भी है तो क्यों है, उसके रीजंस भी पता चलना चाहिए और क्या क्या कारण बने, और अगर ड्रग्स का एंगल कहीं ना कहीं है तो उस पर भी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, जो कि चल भी रही है। इसके अलावा आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के जो वकील थे विकास सिंह, उन्होंने इससे पहले ये क्लेम किया था कि उनके हिसाब से कथित तौर पर एक एम्स के डॉक्टर ने कहा है कि 200% ये सुसाइड का केस नहीं है, जिसे आज एक बार फिर डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने इनकरेक्ट दिखाया। उन्होंने कहा कि हमारी जो पोस्टमार्टम के बाद या फिर जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें सुसाइड ही दिखती है, मर्डर कहीं नहीं दिखता। अब क्या आपको बता दूं कि इससे पहले आपको बता दूं जून 14 को सुशांत सिंह राजपूत की जो बॉडी है वो घर में उनके पाई गई। उसके बाद उन्हें हैंगिंग थी वो बॉडी, यानी कि सुसाइड के केसेस जो प्रेमा फेशिया जिसे कहते हैं, फर्स्ट एविडेंस जिसे कहा गया, वो देखा गया कि उनकी सुसाइड थी। उसके बाद मुंबई पुलिस ने एक एडीआर एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट जो है वो उसी दिन में सबमिट कर दी थी और उसके बाद से लगातार मीडिया चैनल्स में एक डिबेट चली कि हम इनको सीबीआई की जांच में लेकर जाएंगे और हम इन्हें जो है वो इंसाफ दिलाएंगे। अब किस तरह से वो मीडिया चैनल्स इस पर रिएक्ट करते हैं वो तो उनकी मर्जी है, बट हम ज़रूर उम्मीद करेंगे कि जो हमारी जनता है वो ज़रूर ये सतर्क रहे कि इंसाफ के लिए मांग कीजिए, बट किसी भी चीज़ में इतना मत इंडल्ज हो जाइए कि बाकी आसपास की चीज़ें आपको धुंधली दिखने लगें और कई सारी चीज़ों को आप इग्नोर कर दें। आज जिस तरह से वही मीडिया चैनल जो एसएसआर की बात बता रहा था, आज उसी चैनल पर खबर चल रही थी कि किस तरह से जो अलग अलग अपोजिशन पार्टीज़ हैं या अलग अलग नेतागण हैं वो सियासत कर रहे हैं हाथरस गैंगरेप मामले पर। कथित तौर पर एडीजीपी ने कहा कि वो गैंगरेप नहीं है। कई सारे परिवार के लोगों ने बार बार चिल्लाकर कहा कि ये गैंगरेप था, इसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। आज 3 दिन बाद जो मीडिया है उससे उनके घर में, उनके परिवार में जाने की इजाज़त दी गई। मीडिया जब अंदर घुसी तो परिवार वालों ने कहा कि हमें धमकाया गया, हमें एसडीएम द्वारा, हमें डीएम द्वारा ये कहा गया कि आप अपने बयान बदल दीजिए, और बार बार बयान बदलने के लिए कहा गया और कहा गया कि अगर उस बेटी को कोरोना हो जाता तो किससे
लेते आप कंपनसेशन, ये कौन सी आप झूठी मांगे कर रहे हैं। बार बार उसे डराने की कोशिश की गई। कई तौर पर उनके परिवार वालों ने कई सारे आरोप सरकार पर लगाए। इसके अलावा यूपी पुलिस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उनकी बेटी जो उस रात को जिसका पार्थिव शरीर जिसको अग्नि दी गई, उस रात को दाह संस्कार किया गया, वो उनकी बेटी नहीं थी। हमें नहीं पता कि वो कौन था, हमने उसकी शक्ल नहीं देखी, वो कब आई। वो जब आई तो हमने बार बार कहा कि हमें दिखाइए, हमें घर में लेके जाने दीजिए, क्योंकि हम उसको प्रॉपर हिंदू रीति रिवाज से उसका दाह संस्कार करेंगे। बट हमें उनकी डेड बॉडी नहीं दी गई। रात भर वो परिवार चिल्लाता रहा, मीडिया को दूर रखा गया, उनके परिवार वालों को उनके घर में बंद रखा गया और उनकी डेड बॉडी को जो है अग्नि दे दी गई। इसके अलावा जो यूपी पुलिस का कहना है, वो बार बार ये कह रही है कि जो डेड बॉडी है वो परिवार वालों की मर्जी से जलाई गई है और उसमें परिवार की सहमति थी। अब इसके बाद कुछ चुनिंदा मीडिया चैनल्स ये चला रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं कि इस पर सियासत हो रही है। पर सियासत करना भी अपोजिशन का काम मुझे लगता है कि ज़रूर है कि अगर सियासत हो तो इस चीज़ पर हो कि उस बेटी को इंसाफ मिले, इस चीज़ पर हो कि उस बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, उसके परिवार को इंसाफ मिले और आने वाले समय में ऐसी घटनाएं सामने ना आए। इस चीज़ पर और डिटेल में बात करेंगे। बट सबसे पहले हम एक और खबर जो जम्मू से जुड़ी है, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आज पूरा दिन रही, क्योंकि सतवारी मीरा साहब का जो रोड है वो पूरी तरह से आज ब्लॉक रहा दिन भर। और कारण था सिपाही राइफलमैन रक्षित चौधरी की मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए और उसके बाद आज उनका जो पार्थिव शरीर है उनके घर भेजा गया। पर परिवार वालों को इंडियन आर्मी का जो तरीका था उनकी डेड बॉडी भेजने का, उनके पार्थिव शरीर भेजने का, वो पसंद नहीं आया। दरअसल एक प्राइवेट गाड़ी में उनका पार्थिव शरीर जो है वो उनके घर भेजा गया और तिरंगे पर नहीं लिपटा था, जिसकी वजह से पूरा परिवार जो है वो नाराज़ हुआ। उन्होंने जो पार्थिव शरीर था रक्षित जी का, उनको नहीं उतारा और बार बार कहा कि वो जो बच्चा है वो सुसाइड नहीं कर सकता। दरअसल कथित तौर पर इंडियन आर्मी ने जो उनके परिवार वालों ने बताया उनके मुताबिक इंडियन आर्मी ने कहा है कि रक्षित चौधरी ने अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर ली। और कुछ ही दिन पहले ये बताया गया कि उसने जो है वो ड्यूटी ज्वाइन की थी श्रीनगर में और उसके बाद से वो खुश नज़र आ रहा था। उससे पहले उसने ट्रेनिंग लंबी अपनी गुजारी, उससे पहले वो एनसीसी में भी रह चुके हैं। तो परिवार वालों का साफ तौर पर कहना है कि वो सुसाइड नहीं कर सकता। एक बयान ये भी देखने को मिला कि उसने अपने आप को 2 गोलियां मारी हैं। तो एक व्यक्ति जिसने सुसाइड की है वो अपने आप को 2 गोलियां कैसे मार सकता है, क्योंकि एक गोली जब वो खुद को मारेगा तो उसी में ही उसकी पूरी जान चली जाती है। इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, हम भी मानते हैं, और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी सच है वो ज़रूर सामने आना चाहिए, क्योंकि एक परिवार का बच्चा गया है, एक ऐसा बच्चा जो लगातार माँ से, अपने परिवार वालों से बात करता रहता था कि मुझे इंडियन आर्मी में जाना है, और वो 22 साल का बच्चा रक्षित चौधरी चला गया है। उसके लिए हम दुआ मांगते हैं। संजय नगर का रहने वाला ये बच्चा, इसकी माँ, इसका परिवार, इसका पूरा इलाका जो है वो आज सड़कों पर था। पूरा जम्मू आज ये सोच रहा था कि कल जो एक शुभम शर्मा जो शहीद हुए कुपवाड़ा में, उनको इतने अच्छे तरीके से श्रद्धांजलि दी गई, उनको पूरे देश ने याद किया। बट आज उसी इंडियन आर्मी ने जब ये पार्थिव शरीर उनके घर भेजा जो तिरंगे तक में नहीं लिपटा था, तो ज़रूर उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और हम उम्मीद करते हैं कि इस पर डिटेल में जांच ज़रूर होगी। अब आते हैं आखिरी में उसी बात पर जो मैं पहले कर रहा था। बात दरअसल ये थी कि जो हथरस गैंगरेप में नई डेवलपमेंट्स हुई थी, उसके मुताबिक जो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, उन्होंने वहां पर जाने की कोशिश की, उनको इजाज़त दी गई आज 5 लोगों को अपोजिशन से। और उससे पहले एक वीडियो भी उनका वायरल हुआ जिसमें कुछ लोग हंस रहे हैं। अब वो व्यक्ति हंस कौन रहा है इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, उसकी भी जांच होगी। और इसके अलावा लगातार उन मीडिया चैनल्स ने अलग अलग ने ये चलाया कि वो लोग हंस रहे थे। अब ये नहीं पता कि वो किस बात पर हंस रहे थे और क्यों हंस रहे थे, पर ये जानने की कोशिश कर रहे थे। कई दिन पहले जो राहुल गांधी के साथ नोएडा यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर हुआ, उससे कोई भी भूला नहीं है। सब ने कहा कि ये धक्का मुक्की हुई और अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। बट हम बात ये करेंगे, इन सब से परे हम ये बात करेंगे कि जो लोग कहते हैं कि दलित का इस नाम क्यों बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, दलित क्यों कहा जा रहा है हमारे समाज में, बाकी बेटियां भी तो सुरक्षित नहीं हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई भी सुरक्षित नहीं है बेटी हमारी। और बार बार उसके लिए जो कानून लाए जाने चाहिए, उसके लिए जो व्यवस्थाएं कर देनी चाहिए, हमारे समाज की जो सोच बदलनी चाहिए,
वो अभी तक नहीं बदली है, तो उस पर काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा हो। कल मैंने एक डिटेल रिपोर्ट बनाई थी निर्भया फंड को लेकर, वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पैसा जो निर्भया फंड के लिए, वुमेन सुरक्षा के लिए, बेटियों की पढ़ाई के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, उन्हें एम्पावर करने के लिए रखा गया, वो पैसा अनयूटिलाइज रहा। 25% कई स्टेट्स ने पैसा खर्च तक नहीं किया। बावजूद उसके आप लोग जब ये सवाल पूछें कि क्यों हमारे बेटियों में सुरक्षित नहीं है, तो सवाल सरकारों से पूछना बनता ज़रूरी है। दलित कम्युनिटी का यहाँ नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से पूरे मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई, अलग अलग चाहे वो प्रशासन के अधिकारी हों, चाहे वो मीडिया हो या बाकी सब चीज़ें हों, उस पर ज़रूर बात होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अभी भी कास्ट सिज्म प्रिवेलेंट है, वो चलता है। लोगों को पता है कि एक छोटी जाति के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार कई जगहों पर होता है। उसका प्रमाण कुछ दिन पहले आर्टिकल 15 नाम की एक मूवी में माफ़ कीजिएगा, आयुष्मान ने दिया था, जिनको अनुभव सिन्हा ने बनाया है उस मूवी को। और उसके बाद लगातार उन्होंने चर्चा की कि सोसाइटी से कास्ट सिस्टम ख़त्म हो जाना चाहिए। आज कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जाते जाते उस पर ज़रूर बात करूँगा। सन 2018 की रिपोर्ट हमारे सामने आई है। 2957 दलित महिलाओं के साथ क्राइम हुआ है 2018 में, जिसका मतलब ये है कि हर दिन 8 से ज़्यादा दलित महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है। उसमें सबसे ज़्यादा आंकड़ा उत्तर प्रदेश का है। 871 विक्टिम थी जो रेप की विक्टिम बनी, दलित महिलाएं। और ये लगातार जो लोग क्लेम करते हैं कि कास्ट सिस्टम हम तो नहीं मानते, बट आप एक व्यक्ति के मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। हर व्यक्ति अगर मानेगा इस चीज़ को, वो समझेगा, वो संवेदनशील होगा, उसे ये पता है कि वो जो आगे लड़की जो किसी और की बेटी है वो दलित नहीं, वो एक इंसान है, वो एक ऊंची जाति से नहीं, वो एक इंसान है, वो छोटी, वो गोरी, वो काली, वो सब नहीं, एक इंसान है। तब जाकर समाज बदलेगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट 2018 के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 526 रेप्स हुए थे। उसके अलावा 239 मौतें भी उत्तर प्रदेश में दलित महिलाओं की हुई थी। मध्य प्रदेश में 474 रेप्स हुए थे। इसके अलावा 87 मौतें भी हुई थी दलित महिलाओं की। राजस्थान में 385 केसेस हुए थे रेप्स के 2018 में, और 71 मौतें हुई थी। और महाराष्ट्र में 313 रेप के केसेस हुए थे। हरियाणा में 171, यानी कि कोई भी स्टेट साफ सुथरी नहीं है। इसके अलावा पंजाब, जहां पर 30% से ज़्यादा दलित पॉपुलेशन है, वहां पर हालात थोड़े से सुधरे हुए ज़रूर हैं। वहां पर इतना सबसे कम क्राइम है, 30 केस आए थे 2018 में, जबकि तमिलनाडु में 71 और आंध्र प्रदेश में 104। इसी तरह से हर साल आंकड़ा जो है वो दलित महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़ना का है, जो क्राइम का है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जिसका एक एग्जाम्पल है कि 2016 में 40,743 ऐसे केसेस थे जो महिलाओं के खिलाफ, दलित महिलाओं के खिलाफ क्राइम के हुए थे। बट वहीं 2018 में ये आंकड़ा 2000 और ऐड हो गया और 42,748 दलित महिलाओं के साथ वहाँ पर दुष्कर्म हुआ और अलग अलग क्राइम्स वहाँ पर रिपोर्ट किए गए। ये वो वाले क्राइम्स हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, बट कई सारे ऐसे क्राइम्स हैं जो रिपोर्ट तक नहीं होते। अगर एक दिन में आंकड़ा 8 का है तो आप सोच सकते हैं कि अनरिपोर्टेड कितना ज़्यादा आंकड़ा होगा। सवाल किसी और से मत पूछिए, सवाल खुद से पूछिए कि मैं इस चीज़ पर आवाज़ उठाता हूँ या फिर मुझे बाकी चीज़ें मीडिया कहीं और ले जाता है, या सोशल मीडिया पर मैं बात नहीं कर पाता, या फिर मैं किसी भी चीज़ पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी कॉन्शियस मर चुकी है। दीजिए इजाज़त फिलहाल के लिए। मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को द इवनिंग एडिशन के शो के लिए रोज़ आप 9 बजे देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। धन्यवाद।